एक बार बता दें कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है। सेशन को शेयर कर दें। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है। शेयर कर लें सब लोग। जल्दी से सब लोग शेयर कर लें फटाफट। कुछ साथी जुड़ जाते हैं, उसके बाद में अपन अपनी बातें स्टार्ट करेंगे। यस, 15 साथी जुड़ चुके हैं। हॉस्टल वाले बच्चे वेरी गुड इवनिंग। आर्यन जोरवाल वेरी गुड इवनिंग। सीमा वेरी गुड इवनिंग। गणेश विश्नोई वेरी गुड इवनिंग। मिली प्रजापत वेरी गुड इवनिंग। यशवंत गौड़ वेरी गुड इवनिंग। दीपिका वेरी गुड इवनिंग। कृष्णा वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं अपन अपना सेशन। यस, यस, आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, और फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन नेक्स्ट इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम लोग फ्लूइड का फ्लो डिस्कस करने वाले हैं। यानी कोई भी जैसे लिक्विड है या फ्लूइड है, वो फ्लो कैसे करेगा, तो उसका फ्लो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे इसके फ्लो पर। किस पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे? इसका जो फ्लो है उस पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, लिक्विड का जो फ्लो है उस पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। ठीक है, और यहां हम लोग देखेंगे कि लिक्विड का फ्लो या फ्लूइड का फ्लो दो टाइप का होता है। फ्लूइड का जो फ्लो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप का इसका फ्लो होगा। पहला जो फ्लो होता है दैट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो। और दूसरा जो फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह, और इसको हम लोग कहेंगे विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह। थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और कौन सा टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो जब बात स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे तो देखिए लिक्विड जब ऐसे फ्लो करता है, यहां से जैसे मान लो लिक्विड ऐसे फ्लो करता है और इस तरह से ये एक लिक्विड की लाइन बन गई। ठीक है, ये एक लिक्विड की धारा होगी। ठीक है, दूसरा लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा, तीसरे पार्टिकल्स है वो इधर से ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से एकदम शांत फ्लो होगा, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। यहां पे जैसे मान लो आप देखिए, ये कोई मैं पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं इस जगह, ये देखिए सपोज पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी से जो पार्टिकल पास हुआ है
वो पार्टिकल या वो सारे पार्टिकल एक ही पाथ को फॉलो करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है स्ट्रीमलाइन फ्लो की, यानी अगर मान लो किसी लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह का अगर कोई पॉइंट अपन डिसाइड करते हैं, तो उस पॉइंट से पास होने वाले सारे पॉइंट्स, उस पॉइंट से पास होने वाले सारे पार्टिकल्स सेम पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो इससे पीछे आने वाले ये पार्टिकल सपोज यहां से फ्लो करते हैं, तो ये पार्टिकल कभी भी इस लाइन में नहीं आएंगे, ये पार्टिकल कभी भी इस लाइन में नहीं आएंगे, सारे के सारे पार्टिकल यहां से ही इसी लाइन के थ्रू, इसी पाथ के थ्रू जाएंगे। तो बात समझ में आ रही होगी कि लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजीशन से पास होने वाले पार्टिकल, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से पास होने वाले पार्टिकल अगर सेम पाथ को फॉलो करते हैं पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर, हजारों किलोमीटर तक अगर इसका फ्लो हो रहा है, तो वो जो पार्टिकल सेम एक ही लाइन के अंदर अगर चल रहे हैं, यानी उनकी आप खुद की ऐसे लाइंस अगर टूट नहीं रही है, तो फिर वो वाला फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। क्लियर है? अब दूसरी बात, इसका मतलब इस स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जैसे मान लो यहां पे ये कोई पॉइंट P है और यहां पे ये कोई पॉइंट Q है, ठीक है। अगर मान लो एक पार्टिकल का पॉइंट P पर वेलोसिटी अगर v1 है, तो सारे पार्टिकल्स की पॉइंट P पर वेलोसिटी v1 होगी। ऐसा नहीं कि आधे पार्टिकल यहाँ पे v1 वेलोसिटी से इसको क्रॉस कर रहे हैं, आधे पार्टिकल v2 वेलोसिटी से क्रॉस कर रहे हैं, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, नहीं। किसी भी पॉइंट पर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। जैसे मान लो क्यू पॉइंट की बात करूं, तो इससे पीछे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स जो क्यू को क्रॉस कर रहे हैं, क्यू पॉइंट को सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे, पी पॉइंट को सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे। वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सबकी डायरेक्शन और सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहां से जितने भी पार्टिकल क्रॉस करेंगे उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी, यहां से जितने भी पार्टिकल क्रॉस करेंगे उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी। तो दो बड़ी बातें स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, एक तो जो पार्टिकल जो पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन को फॉलो करते हैं, और दूसरा एक ही पाथ को फॉलो करते हैं एक तरह से। और दूसरी बात ये हुई कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की है, वही वेलोसिटी उससे पीछे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की है। क्लियर है? लेकिन ये वाला फ्लो एक लिमिटेड वेलोसिटी, एक लिमिटेड स्पीड तक ही हो पाता है, ठीक है। एक लिमिटेड स्पीड के बाद में अगर अपन उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, यानी पानी का जो शांत फ्लो है ना, वो तब तक होगा जब तक हम लोग उसको एक लिमिटेड स्पीड तक उसको फ्लो करवाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर अपन उसकी स्पीड एक लिमिटेड स्पीड से बढ़ा देते हैं, वो जो लिमिटेड स्पीड जिसको हम लोग क्रिटिकल स्पीड बोलेंगे, अगर क्रिटिकल स्पीड से नीचे फ्लो की स्पीड है तब तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। और अगर मान लो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा या क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा अगर उस फ्लूइड की या उस लिक्विड की अगर फ्लो की वेलोसिटी हो जाएगी, तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर वो ये ध्यान नहीं रखेगा कि मुझे इस लाइन से जाना, मुझे इस लाइन से जाना, वो जैसे मर्जी है वैसे जाएगा, मतलब पूरा ऐसे घुल मिल जाएगा पूरा का पूरा, जिसको अपन बोलते हैं चर्नड अप हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो लिक्विड है मथ जाएगा एक तरह से। जैसे बिलोने के अंदर दही कैसे होता है, जैसे इधर का इधर आ गया, इधर का इधर आ गया, ऐसे। तो इस टाइप का जो फ्लो होगा लिक्विड का नेक्स्ट वाला, उसको हम लोग कौन सा फ्लो कहेंगे? उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। बोलो क्लियर है? शेयर कर लें एक बार सब लोग फिर से। बाबूलाल जी, राम राम साहब। यस, शेयर कर लें एक बार इसे सेशन को, जिससे सब बच्चों तक पहुंच जाए। तो अगर अपन ट्यूबुलेंट फ्लो की बात करें, तो ट्यूबुलेंट फ्लो के अंदर जैसे मान लो इधर से ये वाली जो लाइन है वो ऐसे जाकर के इधर जैसे इसमें मिक्स होगी, इधर से जाने वाली लाइन ऐसे मिक्स होगी, इधर से जाने वाली लाइन इसमें मिक्स होगी, इधर से जाने वाली लाइन इसमें मिक्स होगी, यहाँ ऐसे गोल गोल घूमने लग गया। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब इसकी फ्लो की स्पीड, इसकी फ्लो की स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। तो जब फ्लो की स्पीड क्रिटिकल स्पीड यानी क्रांतिक वेग से अगर कम रहेगी, क्रांतिक चाल से अगर कम रहेगी, तब तक तो वो रहेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। और इससे अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो ट्यूबुलेंट फ्लो के अंदर, इस ट्यूबुलेंट फ्लो की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें ये ऐसे मिक्स होता हुआ चलेगा, कोई किसी प्रकार की लाइन को फॉलो नहीं करेगा। कोई भी पार्टिकल कहीं से भी पास हो सकता है, किसी भी पार्टिकल की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई कुछ भी स्पीड हो सकती है। अगर मान लो जैसे अगर मान लो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे तो इस पॉइंट पी से पास होने वाले सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम थी, लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे किसी एक जगह से आने वाला पार्टिकल पता नहीं किस स्पीड से पार करेगा, इधर से घूम के इधर जाने वाला पार्टिकल पता नहीं किस स्पीड से किस वेलोसिटी को पार कर सकता है। तो ये एक तरह से पूरा लिक्विड है वो चर्नड अप हो गया, पूरी तरह से एकदम मथ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्यूबुलेंट फ्लो। बोलो क्लियर है? लेकिन हमारी आगे की पूरी स्टडी, हमारी आगे की पूरी स्टडी स्ट्रीमलाइन फ्लो पर बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो अब इससे आगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर कुछ अजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा जो लिक्विड है उसका जो फ्लो है, उस लिक्विड का फ्लो कैसा रहेगा? उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा, ठीक है। इससे आगे की स्टडी में हम लोग लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन लेंगे, टर्बुलेंट फ्लो नहीं लेंगे।
दूसरा, हमारा इससे आगे जो लिक्विड हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी तरह से नॉन विस्कस लिक्विड है। ये विस्कोसिटी क्या होती है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे विस्कोसिटी वैसे अगर कहें तो लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर जब वो फ्लो करता है तो उसके फ्लो का अपोज करने का एक नेचर होता है कि उसको फ्लो करने का अपोज करे, फ्लो करने से रोके, वो होती है उसकी विस्कोसिटी। लेकिन हमारे पास हम जो अब इस चैप्टर के अंदर जो लिक्विड नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं या अब जो फ्लूइड आगे पढ़ने वाले हैं वो नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो कैसा फ्लूइड है बेटा? नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे हमारा जो फ्लूइड होगा वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, यानी वो फ्लूइड उसको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका वॉल्यूम ना तो कम हो सकता है ना बढ़ सकता है, जितना वॉल्यूम उसका है उतना वॉल्यूम रहेगा, चाहे प्रेशर ज्यादा हो चाहे प्रेशर कम हो। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो फ्लूइड पढ़ने वाले हैं वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, यानी प्रेशर कम ज्यादा होने से उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, वो एक्सपांड नहीं होगा। बोलो क्लियर है? तो इससे आगे की हम लोग ये बातें पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, हिंदी में भी बोल रहे हैं सर, हिंदी में भी बोल रहा हूं बेटा मिली। देखिए अभी आगे पढ़ने वाला जो लिक्विड है, जो भी अपन फ्लूइड आगे पढ़ेंगे, जो भी तरल आगे पढ़ेंगे, उसका फ्लो धारा रेखीय होगा। वो जिसकी श्यानता हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, मतलब अशांत द्रव होगा। और नेक्स्ट है असंपीड्य द्रव होगा, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? और इसी के बेसिस पे हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है। हिंदी में कहें तो सातत्य की समीकरण। सातत्य की समीकरण। देखिए ये जो इक्वेशन है ये मास कंजर्वेशन के लॉ पर आधारित है। किस पर आधारित है? मास कंजर्वेशन के लॉ पर आधारित है, बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है। और ये क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे सपोज दैट अपने पास यहाँ पे कोई, जैसे ये कोई पाइप है और इस पाइप के अंदर कोई एक तरफ से मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और दूसरी तरफ से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है, जैसे सपोज दैट ये, जैसे इधर से अपन देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला है और इधर से अपन देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। और इसके अंदर ऐसे लिक्विड है वो ऐसे एंटर कर रहा है और ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। यहाँ से लिक्विड ऐसे एंटर करेगा और इधर से लिक्विड ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इसको हम लोग A1 बोल देते हैं, इसको हम लोग A2 बोल देते हैं। यहाँ वाटर या जो भी फ्लूइड है उसके अंदर एंटर करने की जो वेलोसिटी है दैट इज v1 और यहां से जो बाहर निकलने की वेलोसिटी है दैट इज v2। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये इक्वेशन क्या कहती है, ये रूल क्या कहता है? ये बोलता है कि जितना मास पर सेकंड इधर से घुसेगा उतना ही मास पर सेकंड यहां से निकलेगा। सीधी सी बात है, जितना आप यहां से लिक्विड अंदर डालोगे उतना पर सेकंड वहां से निकलेगा। यहां से अगर मान लो एक बाल्टी लिक्विड आपने अंदर डाला तो यहां से एक बाल्टी लिक्विड ही तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहां से ये बोलता है कि मास पर यूनिट टाइम जो इधर से अंदर जाएगा वही मास पर यूनिट टाइम यहां से बाहर निकलेगा। यानी अगर ये पाइप पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है तो आप अगर इधर से एक गिलास भी पानी डालते हो तो इधर भी एक गिलास ही पानी बाहर निकलेगा। तो ये मास कंजर्वेशन के लॉ पर आधारित है, यानी जितना मास इधर से एंटर किया उतना ही मास वहां से बाहर निकलेगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अपन ड्राइव कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि dm अपॉन dt in that is equal to dm upon dt out। जो अंदर जाने की मास रेट है
वो बाहर निकलने की मास रेट होगी। ठीक है, तो यहां से अंदर जो मास एंटर कर रहा है, तो सपोज दैट डेल्टा टी या डी टी टाइम के अंदर यहां से मान लो इतना वॉल्यूम आगे की तरफ चला गया है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक ये वॉल्यूम यहाँ तक पहुंच गया है। ये सपोज दैट ये डी टी टाइम के अंदर ये dx डिस्टेंस इसने वाटर ने कवर कर ली। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है? dx डिस्टेंस। और यहाँ पे एरिया है a1। और इधर से dt टाइम के अंदर ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो dt टाइम के अंदर ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लिक्विड भरा हुआ है बाहर की तरफ, ये dx2 डिस्टेंस है, ये dx1 डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ का वॉल्यूम कितना हुआ? तो यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा आपका a1 इंटू dx। यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा dv1 दैट इज इक्वल टू a1 इंटू dx1। और यहाँ का वॉल्यूम जो बाहर आया वो हो जाएगा a2 इंटू dx2। ये वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकला वो है। अब यहाँ से अंदर जो मास एंटर किया वो क्या है? रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की बात करूं अगर, तो dm1 दैट इज इक्वल टू रो इंटू a1 इंटू dx1। और इधर से जो मास बाहर निकला है दैट इज dm2 इज इक्वल टू रो। अच्छा, रो सेम है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा सेम लिक्विड है। रो सेम कब होगा? जब वो कंप्रेस नहीं होगा या एक्सपांड नहीं होगा। नहीं तो अगर मान लो यहां आकर के ये एक्सपांड हो जाता है तो रो कम हो जाता है, और यहां मान लो ये पतला है कंप्रेस हो जाता है तो रो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रो सब जगह सेम है। तो dm2 इज इक्वल टू रो इंटू dv कितना है? a2। लाइट गई, बताइए। बहुत बढ़िया, तब तक अपन थोड़ी देर 2 मिनट बातें कर लेते हैं। ये पैनल है वो सिर्फ लाइट से कनेक्टेड है, इन्वर्टर पे चल नहीं पाता, काफी हैवी लोड लेता है। तो अभी हाथों हाथ जनरेटर ऑन हो रहा है, तब तक अपन कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, और सुनाओ कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बताओ तुम लोग, जब तक ये ऑन नहीं होता तब तक अपने हाथ हिस्से में बातें ही आएगी। बोलिए, कैसा चल रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, मिली प्रजापत बोल रहा है मस्त चल रहा है। हर्षिता वेरी गुड इवनिंग। महेंद्र बिश्नोई सर प्लीज लाइव की सेटिंग चेंज करो ताकि पीछे का भी देख सकें। पीछे का तो देख सकते हैं ना, कैसे नहीं देख सकते हो? पीछे का मतलब रनिंग में पीछे का नहीं देख सकते क्या? रनिंग में तो कैसे देख पाओगे? बाकी आफ्टर लाइव तो आप देख सकते हो, इसको सेव हो जाता है लाइव के बाद में। बहुत बढ़िया, लगे रहो तुम लोग ऐसे ही। अभी तक लाइट आई नहीं क्या? महेंद्र बिश्नोई आफ्टर लाइव तो देख सकते हैं ना महेंद्र? लाइव के बाद कल वाला लाइव जैसे आज अवेलेबल है। यस, इसको कर लेते हैं अपन ऑन, यहाँ से ही अपना ऑन हो जाएगा। जल्दी हो भाई, ऑन हो फटाफट, बच्चे वेट कर रहे हैं। ओके सर, कल ले लेना। वर्षा तो परेशानी रहती है क्या? सर अभी का देखते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या है यूट्यूब पर? शायद यूट्यूब की इंटरनल सेटिंग होगी जिसमें कुछ लाइव में आगे पीछे कर सकते होंगे। देखता हूं मैं। क्या हाल है भाई हसन, योगेश? यस, तो अपने शायद इसने पूरा उड़ा दिया होगा। लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल। यस यस, क्या बात है, सब कुछ वापस आ गया। चलो भाई, ओके, लाइट नहीं आएगी। तो तेरे कहने भी चलेगा नहीं ना, वर्षा लाइट नहीं आएगी। यस, तो हम लोग देखें यहाँ से मास जो बाहर निकल रहा है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकला वो ये वाला है, ये वॉल्यूम है जो बाहर निकला वो। तो डेंसिटी कितनी है? रो, और वॉल्यूम कितना है? a2 dx2। ये dm2 और ये dm1 ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां से dm1 की जगह रो a1 dx1 अपॉन dt, और इधर से हम लोग पुट कर देते हैं बाहर निकलने वाला रो a2 dx2 अपॉन में dt। तो यहां से रो कैंसिल, और dx1 अपॉन dt इधर की स्पीड हो जाएगी भाई, dx अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा v1, और dx2 अपॉन dt ये हो जाएगा v2। तो यहां से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? a1
A1V1 that is equal to A2V2. इट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही सातत्य की समीकरण है। और अब आप बताइए ये A इंटू वी है ना, अच्छा यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका A इंटू वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। A इंटू वी कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी देख लेना A इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो बताइए A इंटू वी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बताओ देखा A इंटू वी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स वाला में होता है, फिजिक्स वाला तो हम भी है भाई, फिजिक्स वाला ही है, मैथ वाला थोड़ी है। यस, A इंटू वी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बताओ, A इंटू वी। देखिए देखिए यूनिट चेक कर ले, यूनिट A की यूनिट है मीटर स्क्वायर और V की यूनिट क्या है, V की यूनिट है आपकी, V क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा ये है वॉल्यूम फ्लो की रेट, ये है वॉल्यूम फ्लो की रेट, इसको हम लोग लीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ये रेट ऑफ फ्लो है, ये क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो। सत्यम प्रजापत, जोरदार गुरुजी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम अपॉन सेकंड, इट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, इसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो, एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यू, ये क्यू से डिनोट होती है। और इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, क्या चेंज हो गया भाई, यस इसको हम लोग Q से लिखते हैं और Q इज इक्वल टू A इंटू वी, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। ठीक है, इसको प्रवाह की दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रवाह की दर, प्रवाह की दर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग, अच्छा एक दूसरी बात और, यहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा पाइप है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो ही A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होगा। नहीं, ये पाइप ऐसा भी हो सकता है, यहां से ऐसे इधर ऐसे H हाइट ऊपर तक जा सकता है, इधर से ये देखिए ये यहां से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड सरफेस पर है और ये यहाँ से H हाइट पर है। आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे भी A1V1 की वैल्यू है वो यहाँ से निकलने वाला A2V2 के बराबर होगा। अगर आप यहाँ से भी एक बाल्टी पानी डालोगे तो इधर से भी एक बाल्टी पानी निकलेगा, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली प्रेशर वगैरह सब कुछ चेंज हो सकता है, बट ये A इंटू वी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अगला डिस्कस करते हैं बर्नौली इक्वेशन। यस, बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बर्नौली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली का समीकरण। अब ये बर्नौली इक्वेशन है, ये किस पे आधारित है, तो इट इज बेस्ड ऑन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ये ऊर्जा संरक्षण के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर आधारित है, और इसका डेरिवेशन करते हैं कैसे ये बर्नौली इक्वेशन प्रूव होती है। देखिए सपोज दैट हमारे पास ये एक पाइप है, अगेन ये एक पाइप है, ठीक है, और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल डिफरेंट है। इधर से सपोज लिक्विड है वो एंटर किया है, और ऐसे यहां से बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। यहाँ की वेलोसिटी एंटर करने की वेलोसिटी V1 है, और यहाँ से बाहर निकलने की जो स्पीड है दैट इज V2। यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P1 है, और यहाँ का प्रेशर P2 है, ठीक है। और सपोज दैट ये ग्राउंड सरफेस है, ये यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है,
तो ग्राउंड सरफेस से ये वाली जो हाइट है दैट इज h1 और ग्राउंड सरफेस से जो ये वाली हाइट है दैट इज h2, ये दोनों हाइट्स भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो अब देखते हैं कैसे एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि W टोटल दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे वर्क डन कौन कौन कर रहा है, तो देखिए यहां पे अगर अपन वर्क डन की बात करें तो यहां पे वर्क डन कौन कौन कर रहा है, देखिए यहां से ये देखिए लिक्विड यहां से ऊपर चढ़ेगा तो एक तो प्रेशर है वो काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। लेकिन जो दो एडिशनल जो फैक्टर है जिसमें एक प्रेशर है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, तो इन दोनों के वर्क डन की वजह से अनिल मोदलिया आपकी टीचिंग का जवाब नहीं है गुरुदेव। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस, अब देखें, अब यहां से यहां पे W टोटल की अगर अपन बात करें तो W टोटल दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ड्यू टू प्रेशर और दूसरा W हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, K फाइनल माइनस K इनिशियल, ठीक है। और हम लोग जानते हैं प्रेशर की वजह से जो वर्क डन होता है ना, प्रेशर की वजह से वर्क डन दैट इज इक्वल टू PdV, प्रेशर की वजह से वर्क डन होता है दैट इज PdV, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम उसको अंदर धकेला वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे PdV कह सकते हैं, P डेल्टा V कह सकते हैं, तो P डेल्टा V इसका प्रेशर की वजह से वर्क डन होता है, ठीक है। और वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, ये WG दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेज की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है, तो क्या इसको मैं U इनिशियल माइनस U फाइनल बोल सकता हूँ, U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्लियर है। तो ये चीजें मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो प्रेशर की वजह से वर्क डन दो जगह हो रहा है, एक जगह यहाँ हो रहा है और एक जगह यहाँ हो रहा है। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इसको अंदर धकेल रहा है, किसको, डेल्टा V वॉल्यूम को, तो प्रेशर की वजह से वर्क डन होगा P इंटू डेल्टा V। और यहाँ पे इंटरनल प्रेशर, यहां से इंटरनल प्रेशर बाहर धकेल रहा है वॉल्यूम को, तो अंदर वाले प्रेशर की वजह से वर्क डन होगा वो होगा P2 इंटू डेल्टा V। बट हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल में यहाँ पे उल्टा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से दोनों जगह जो नेट वर्क डन हुआ है उसकी अगर अपन बात करें तो प्रेशर की वजह से नेट वर्क डन इधर वाले सरफेस पे P इंटू इधर वाले सरफेस पे P इंटू P1 इंटू डेल्टा V, और माइनस उधर वाले सरफेस पे P2 इंटू डेल्टा V। वो माइनस क्यों है, क्योंकि इधर से तो प्रेशर अंदर एंटर करवा रहा है, तो ये प्रेशर एक्सटर्नल ही है जो यहाँ से P1 इंटू डेल्टा V ऐसे अंदर धकेल रहा है, लेकिन वहां पे प्रेशर अंदर वाला ऐसे बाहर है, बाहर ले जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, ये एक तरह से डिस्प्ले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो इसका वाटर का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है और एक्सटर्नल फोर्स है वो उधर से लगेगा, तो यहां से एक्सटर्नल की वजह से वहां पे वर्क डन होगा प्रेशर का, दैट इज माइनस P2 डेल्टा V। तो ये तो हो गया प्रेशर का वर्क डन, ये तो हो गया आपका प्रेशर का वर्क डन। और आगे अपन देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होता है, दैट इज माइनस, ये पूरा माइनस ऑफ डेल्टा U, और डेल्टा U को लिख दिया U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो अब एक बात बताइए, अभी अपन बात कर रहे हैं डेल्टा V वॉल्यूम की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं वाटर के डेल्टा V वॉल्यूम की, डेल्टा V वॉल्यूम की बात कर रहे हैं लिक्विड के। अब डेल्टा V वॉल्यूम के अंदर मास कितना होगा, तो डेल्टा V वॉल्यूम के अंदर जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ का जो मास होगा ना डेल्टा M दैट इज इक्वल टू रो इनटू डेल्टा V, ये इसका मास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है, तो m कितना है, m मेरे पास dm है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h1 और h2 दोनों जगह अलग अलग हमें पता है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि प्लस में u इनिशियल mgh, m कौन है, dm, तो dm कितना बेटा, रो डेल्टा v
g इंटू H1, ठीक है, ये तो हो जाएगा U1, और माइनस U2 के अंदर क्या करेंगे, माइनस U2 के अंदर करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए इधर माइनस U2 के अंदर m तो सेम टू सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा, तो m डेल्टा v, क्योंकि जितना m यहां से वहां एंटर किया है उतना ही तो m वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो m g इंटू H2, ये वर्क डन हो गया किसकी वजह से, ये वर्क डन हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, तो हाफ एम कॉमन आ जाएगा, नहीं बिल्कुल शानदार आवाज आ रही है, हाँ भाई आवाज में कोई अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, बताइए बाकी किसी बच्चे की आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं नहीं फुल आ रही है आवाज तो, इसी तरह आप खुद अपने सिस्टम की आवाज बढ़ा दें तो शायद आपने कम कर रखी होगी, यस। तो यहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, तो हाफ एम तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हाफ यहां से लिखेंगे अपन हाफ एम, एम अभी अभी लिखा था, ये एम ही तो है, ये एम ही तो है, तो एम की जगह लिख दिया रो डेल्टा वी, ठीक है, बारिश की वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है, चलो 1 मिनट और लगेगा, पानी पी लेते हैं तब तक। यस पहुंच गए अपन अपनी जगह पे, यस। तो यहां पे हमने के फाइनल माइनस के इनिशियल लिखना है, तो एक सेकेंड इधर ध्यान दें, यस, तो हाफ एम की जगह रो डेल्टा वी, ये हो गया हाफ एम, और वी फाइनल कितना है, वी इनिशियल कितना है, तो देखिए वी फाइनल है V2 और वी इनिशियल है V1, तो यहां से ये हो जाएगा आपका, ये यहां से आपका हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोई चीजें अगर कट रही है तो उनको काट सकते हैं, तो ध्यान दें यहां से डेल्टा वी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा वी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा वी कॉमन आएगा, तो अगर इसमें पूरे में डेल्टा वी से डिवाइड कर देता हूं पूरे को, तो पूरे को डेल्टा वी से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, ये आपकी हो जाएगी यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल एनर्जी, और ये आपकी हो जाएगी यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आ गई, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं तो सारी की सारी क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, तो अगर मैं पूरे को वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं तो यहां से ये हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा देखिए डेल्टा V चला जाएगा, तो प्लस में रो जी H1 माइनस रो जी H2, ठीक है, और उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस वाले एक तरफ, प्लस प्लस के एक तरफ कर दे, माइनस के दूसरी तरफ ले जाए, तो इधर देखिए ये P1 प्लस का, ये यहाँ पे रो जी H1 प्लस का, और ये यहाँ पे माइनस का, वो उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये सारी चीजें उधर चली जाएगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं P1 प्लस रो जी H1 प्लस वो इधर आएगा, तो हाफ रो V1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, बाकी उधर भेजो तो ये P2 उधर जाएगा, तो P2 प्लस रो जी H2 प्लस ये वाला हाफ रो V2 स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये फर्स्ट पॉइंट पर है, ये जैसे आपका जो इनिशियल पॉइंट था ना, पहला वाला जो एंड है, इधर वाला एंड पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम वेलोसिटी V1 है, हाइट H1 है, तो ये सारी की सारी बातें है ना, ये सारी की सारी बातें फर्स्ट एंड पर है, P1 रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर। ये बताओ ये पहले एंड पर क्या है, ये फर्स्ट एंड पर यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी है, ये सेकंड एंड फर्स्ट एंड पर यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और ये फर्स्ट एंड पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी है, और ऐसे ये सेकंड पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि
कहीं पे भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर कि पाइप के किसी भी पॉइंट पर, पाइप के किसी भी एंड पर पी क्या प्रेशर, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब आपका एंड चेंज होगा तो पी एच और वी चेंज होगा, क्योंकि रो पूरे में सेम रहेगा, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो यहां से चेंज क्या होगा, प्रेशर, हाइट और आपका वेलोसिटी। अगर सेम हाइट पर है तो दोनों जगह हाइट सेम आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। और अगर मान लो सेम वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भी कैंसिल हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस वगैरह जो भी है वो आना होगा, आ जाएगा। ये है आपकी बर्नौली इक्वेशन। सब लोग नोट कर लें इसको अच्छे से। एक बार फिर से मैं ऊपर से दिखा देता हूं, फिर से शुरू से देख लें। यस, बर्नौली इक्वेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये बोलता है कि किसी भी लिक्विड फ्लो के अंदर कहीं पे भी अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके यूनिट वॉल्यूम की जो टोटल एनर्जी होती है, यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी, कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो किसी भी फ्लो करने वाले लिक्विड के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो तीनों होती है, और उन तीनों का जो सम है, देखिए आप देख लें फटाफट, हमने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके डब्ल्यू टोटल लिखा, ये वाला दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद में हमने प्रेशर की वजह से वर्क डन लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन लिखा, और काइनेटिक एनर्जी लिखी। ये देखिए रो इंटू डेल्टा वी, ये मास है, डेल्टा वी वॉल्यूम का मास है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद में ये आपकी यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी बन गई, यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल एनर्जी और यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी यूनिट वॉल्यूम की होगी। अब फाइनली ये यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी है, ये यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका किसी भी फ्लो करने वाले लिक्विड के अंदर यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। बोलो क्लियर है, समझ में आई बात है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, लगे रहो। यस यस, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर। अच्छा एक बात यहाँ पे और देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप बात करोगे ना, तो ये प्रेशर है, ठीक है, ये यूनिट वॉल्यूम की, ये प्रेशर इज व्हाट, देखिए इधर ध्यान दें आप, वर्क डन इज इक्वल टू होता है, एक सेकंड इधर देखें, वर्क डन इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा वी, ठीक है, और ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और अगर डेल्टा वी से अगर इधर डिवाइड कर देता हूं तो ये देखिए, डेल्टा वी को अगर डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा E अपॉन डेल्टा वी, और उधर से उधर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी है सॉरी, E अपॉन डेल्टा वी, और उधर क्या रहेगा, प्रेशर। तो मैं प्रेशर बोल दूं या यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी बोल दूं, एक ही बात है, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी और प्रेशर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का सेम यूनिट है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां से मैं आपको बात दिखा रहा हूं, जो अपन बात कर रहे हैं वो ये है कि ये है प्रेशर, ये है यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल एनर्जी, और है ये है यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहां से, ये देखिए इधर ये हाइट है, हाइट के साथ में जो भी है, इससे अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, देखिए इसके साथ में क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, और जी भी कांस्टेंट है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर इससे डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, P अपॉन रो जी, ठीक है, प्लस इसमें डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाता है V स्क्वायर अपॉन, रो से रो कैंसिल होगा क्योंकि मैंने डिवाइड किया रो जी से, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन 2G, और प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस में यहाँ रहेगा H, और वो इधर भी डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद में भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिवाइड होने के बाद में भी कांस्टेंट रहेगा। देखिए ये एक हाइट है, तो डेफिनेटली ये भी एक हाइट है और ये भी एक हाइट है। देखिए हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ा, सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को अपन आपस में ऐड कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम है, जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये हाइट है, तो डेफिनेटली ये भी एक हाइट है और ये भी एक हाइट है। अब इस हाइट को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी हेड। क्या कहेंगे भाई, देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको वेलोसिटी वगैरह दे दी जाती है कि यहाँ पे लिक्विड इस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये लिक्विड का ये वाला प्रेशर है, ये है वो है, और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस जगह इसका वेलोसिटी हेड, वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला है वेलोसिटी हेड, क्या है ये वाला, यस, इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी हेड, ठीक है, वेग शीर्ष।
और इसको कहेंगे हम लोग प्रेशर हेड। इसको क्या कहेंगे? प्रेशर हेड। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ध्यान रखना। प्रेशर हेड इज व्हाट? प्रेशर अपॉन रो जी, और वेलोसिटी हेड इज व्हाट? v स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज वेलोसिटी हेड एंड दिस इज प्रेशर हेड। इसको कहेंगे वेग शीर्ष। क्या कहेंगे इसको? वेग शीर्ष। और इसको हम लोग कहेंगे दाब शीर्ष। दाब शीर्ष। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना, काम आ सकती है कहीं पे भी। यस, अब अपन बर्नौली इक्वेशन पर कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें, बर्नौली इक्वेशन के, तो देखिए सबसे फेमस एप्लीकेशन इसने, आपने इसका देखा होगा कि नाई की दुकान पर जाते हो तो वो प्रेशर मारता ना, आपके फुहारा मारता ना, वो बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है भाई साहब। ठीक है, आज के बाद में वहां नाई की दुकान पर जाओ तो उसको समझाना कि कैसे ये बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड है। इधर देखिए, ये जैसे आपका वो प्रेशर वाला फुहारा है, और ये इधर से ये पानी में डूबा हुआ है, सपोज ये इधर से ये लिक्विड है। ठीक है, यहाँ ये लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, इस जगह इधर से ये फुहारा होता है, और इधर से पीछे से वो पंप है, वो हवा देता है इस साइड से। ठीक है, इस साइड से वो हवा देता है। तो वो क्या करता है, इधर से इसको ऐसे दबाता है, यहाँ हवा देता है, तो इधर की जो हवा है या यहाँ की जो एयर है वो स्पीडली इधर जाती है, इधर जाती है स्पीड से। और अगर यहाँ की हवा स्पीड से इधर जाती है तो हम लोगों ने देखा कि बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, कुछ भी हो जाए। इन तीनों का सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे हाइट तो सब जगह सेम है, तो हाइट की तो बात ही नहीं करनी, ये तो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ का जो भी फ्लूइड था, आपको पता है एयर भी एक फ्लूइड है, तो इस एयर की हमने क्या की, वेलोसिटी इंक्रीज की। जैसे ही एयर की वेलोसिटी इंक्रीज की तो पहले यहाँ पे प्रेशर कितना था? पहले यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। कितना प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे हमने यहाँ से वेलोसिटी को बढ़ाया तो क्या प्रेशर कम होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होगा। और जैसे ये प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये देखिए पूरा कांस्टेंट रहना है, ये एच तो चेंज हुआ नहीं क्योंकि इसी जगह हम बात कर रहे हैं, तो एच चेंज नहीं हुआ। और इस जगह हमने प्रेशर से, पीछे से प्रेशर से हमने यहाँ की एयर की स्पीड बढ़ा दी। एयर बहुत तेजी से यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो एयर की जैसी स्पीड बढ़ाई, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कितना प्रेशर है? यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो गया, तो क्या इधर से ये वाली एयर ऊपर फ्लो करेगी? बिल्कुल फ्लो करेगी। तो ये एयर फ्लो करके इधर बाहर आ जाएगी। तो अब जैसे ही एयर बाहर आ गई तो पीछे से क्या आएगा? पानी आएगा ना। तो ये पानी जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ की एयर के साथ है वो पानी फुहारे के रूप में बाहर जाएगा। तो कोई भी स्प्रे है, वो स्प्रे इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? अनीता यादव प्रणाम, खुश रहो, मौज करो, मस्त रहो, तैयारी करो, डॉक्टर बनो। ठीक है। दीक्षा प्रजापत वेरी गुड इवनिंग। यशोदा थैंक यू बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो। यस, तो ये जो स्प्रे है वो स्प्रे बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें स्प्रे के अलावा अगली अगर अपन बात करें तो मलिंगा हवा में बॉल को स्विंग करता है। देखा होगा आपने, कभी कोई क्रिकेट देखता है? क्रिकेट में एक तो बॉल टिप्पा खाने के बाद में स्पिन होती है, तो बिना टप्पा खाए भी मलिंगा स्पिन करवा देता हवा के अंदर ही, ऐसे पूरा ऐसे बिल्कुल एकदम लेग स्टंप पे जाके गिर जाती है उसकी। ठीक है, तो हवा में स्पिन करवाने का क्या है, उसका लॉजिक क्या है? देखिए, जैसे इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, जिसमें क्रिकेट की बॉल को हवा में स्विम करवाना होता है। क्लियर है? कैसे स्विम करवाता है, देखिए ध्यान दें। सपोज दैट ये बॉल है, ये क्या है? बॉल है। ठीक है, अब वो हाथ में बॉल को ऐसे शायद ऐसे रोटेट करता है, इस टाइप से ऐसे रोटेट करता है कुछ। इतना क्रिकेट तो आता नहीं मेरे को, ठीक है, फिर भी वो ऐसे हाथ से ऐसे बॉल को क्या करता है? रोटेट करता है। तो आपको पता है, जैसे सपोज दैट इसने ऐसे रोटेट किया बॉल को ऐसे, ठीक है, और मान लो यहाँ पे हवा भी इधर फ्लो कर रही थी। हवा किधर न किधर तो फ्लो करेगी ना करेगी। देखो कहीं न कहीं तो हवा चलेगी, थोड़ी बहुत तो चलेगी, आंधी नहीं चल रही है लेकिन थोड़ी बहुत तो हवा चल रही है। तो मान लो हवा इधर फ्लो कर रही है और ये बॉल मान लो इधर की तरफ फ्लो हुई, मतलब इधर की तरफ स्पिन हुई।
मतलब घूमी ऐसे, हाथ से घुमाया इसने, तो ये यहां से जैसे इधर घूमती है तो इससे ऊपर वाले जो पार्टिकल है ना, वो एक तो हवा की वेलोसिटी और एक इसके साथ घूमने की वेलोसिटी से यहाँ की स्पीड है वो बढ़ गई, यहाँ की स्पीड बढ़ गई। और यहाँ पे ये देखिए, ये बॉल तो इन पार्टिकल्स को पीछे ले जा रही है और हवा इन पार्टिकल्स को आगे ले जा रही है, तो यहाँ अल्टीमेट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ अल्टीमेट आसपास के सराउंडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ गई और यहाँ आसपास के सराउंडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम हो गई। अब आप देखिए बर्नौली इक्वेशन, देखिए बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, बर्नौली इक्वेशन कहती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। देखिए हाइट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लगभग सेम लेवल पर ही है, क्योंकि इसकी नेग्लिजिबल मोटाई है। अब देखिए तो यहां पे अगर अपन बात करें तो इसको छोड़ो, ये पूरा कांस्टेंट है। जहां पे स्पीड बढ़ी है, जहां पे स्पीड बढ़ी वहां का प्रेशर कम हुआ, जहां पे स्पीड बढ़ी वहां का प्रेशर कम हुआ, तो ये यहां की स्पीड बढ़ गई और इधर साइड की स्पीड है वो कम होगी। तो इसका मतलब यहां स्पीड बढ़ गई तो यहां पे प्रेशर कम हो गया और इधर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो देखिए ये तो मैंने पूरा मैं वर्टिकल में समझा रहा हूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में बात करूं तो उसने बॉल को कुछ ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो इस साइड का स्पीड बढ़ गया तो इस साइड का प्रेशर डिक्रीज हो गया, और इस साइड का स्पीड है वो डिक्रीज हो गया तो इस साइड का प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ये अल्टीमेट बॉल किधर जाएगी, ये अल्टीमेट बॉल इधर जाएगी। तो अगर इधर घुमाता है तो वो बॉल ऐसे घूम करके स्टंप में जाती है। बोल लो बात समझ में आई क्या? इसको कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं बेटा इसको? मैग्नेस इफेक्ट, जिसमें बॉल हवा के अंदर स्विंग होती है और वो स्विंग पर्टिकुलर खिलाड़ी करवा सकता है। अपन तो ऐसे कोशिश करें तो थोड़ा बहुत शायद अपने से आ सकता है। बोलो क्लियर है? ऐसा होता है ना, ठीक है। वो हवा के अंदर बॉल को ऐसे घुमाता है और ऐसे बॉल ऐसे सैन वॉन की बॉल वो खतरनाक ऐसे हवा के अंदर ऐसे आती थी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आने का रीजन है उसका स्पिन होना, ठीक है। अपने से सीधा ऐसे फेंकते तो सीधा ऐसे टिप्पा खाकर ऐसे जाती सीधी, ठीक है, नहीं होती स्पिन अपने से। वो ऐसे पर्टिकुलर स्पीड पे उसको घुमानी पड़ती है, पर्टिकुलर शेप में। अगर मान लो अपन ऐसे भी घुमाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमाना पड़ता है, हॉरिजॉन्टली, तब जाकर के ऐसे आएगी। बोलो बात समझ में आई? हवा में बॉल को घुमाना बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये हमने ही उनको सिखाया है कि ऐसे घुमा सकते हो आप। ठीक है, यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पानी भी लेते हैं थोड़ा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो एक बार। देखा, समझ में आ रहा है? ये चीजें समझ में आ रही है क्या? तुम्हारे काम की है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे बोल रहे हैं यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस। अब देखें, तो बॉल को हवा में स्विंग करवाना मैग्नेस इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, और वो बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और कैसे बर्नौली प्रिंसिपल पर है? बॉल ऐसे घूमेगी तो एक साइड के एयर पार्टिकल घूमने की दिशा में उनका स्पीड बढ़ जाएगा और घूमने की ऑपोजिट दिशा में इधर वाले एयर पार्टिकल्स का स्पीड डाउन हो जाएगा। तो जहां स्पीड बढ़ता है वहां प्रेशर कम हो जाता है और जहां स्पीड कम होता है वहां प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये इधर का प्रेशर बढ़ा और मतलब इधर का स्पीड बढ़ा तो इधर प्रेशर डाउन हो गया, और इधर स्पीड घटा तो इधर प्रेशर है वो बढ़ गया। तो ये बॉल है वो इधर जाएगी, इस तरफ। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता तो फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से ये बॉल इधर की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये ऐसे जाने वाली बॉल यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे। बोलो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हवाई जहाज का ऊपर उड़ना। हवाई जहाज ऊपर उड़ती है ना, एरोफॉइल, ठीक है। तो उसकी जो अपवर्ड लिफ्टिंग है वो भी बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कैसे है बर्नौली प्रिंसिपल पर? जैसे देखिए, ये हवाई जहाज का पंख है, मान लो। कहां गया हवाई जहाज का पंख? यस, ये जैसे सपोज हवाई जहाज का पंख है, ये कुछ इस टाइप का बनाया हुआ होता है, ऐसे ही शायद होता होगा, ठीक है। अपन ने कौन सा उसका नजदीक जाके देखा भाई, अपन तो बैठे ही नहीं कभी हवाई जहाज के अंदर, डर लगता है। यस, ठीक है, ये इस टाइप का शायद उसका पंख होता है। मतलब थोड़ा ये ज्यादा बेंड हो गया, वहां इतना बेंड नहीं होता, लेकिन हल्का सा नीचे से बेंड होता है, ऊपर से थोड़ा ऐसे झुका हुआ होता है ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये रनवे पर ऐसे स्पीड से चलती है, ऐसे स्पीड से, और रनवे पर स्पीड से चलती है तो यहाँ की जो एयर है वो ऐसे ऐसे उस एयर की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ पे यहाँ का पोर्शन है वो थोड़ा अंदर दबा हुआ है, तो यहाँ की जो एयर है वो इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं चल पाएगी। तो यहाँ की जो एयर है उसकी स्पीड मान लो v1 है, और यहाँ की एयर है उसकी स्पीड है वो v2 है। तो डेफिनेटली इस वाले एयर पार्टिकल्स की स्पीड है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ के एयर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? कम होगी,
यहाँ के एयर पार्टिकल की स्पीड कम होगी और उन एयर पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम ऊपर टॉप पे टकरा रहे हैं, तो वहां पे उनकी स्पीड ज्यादा होगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ थोड़ा ये गड्ढा सा है, नीचे से अंदर दबा हुआ है, तो यहाँ इतना स्पीडली वो फ्लो नहीं हो पाता एयर का, और यहाँ इसके ऊपर इतना स्पीडली फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ का एयर के पार्टिकल्स का जो स्पीड, जो इसके कॉन्टेक्ट में, उनका स्पीड क्या होगा, कम होगा कंपेरेटिवली अपर वाले पार्टिकल्स है उनसे। अगर यहाँ स्पीड कम है तो बर्नौली इक्वेशन फिर से देखिए, मैं दोबारा लिख देता हूं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब तो याद होगी भाई, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां ध्यान देखें, देखिए यहां पे भी हाइट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम हाइट पे ही है, तो ये हाइट वाला टर्म्स हटा दें। और अगर इनकी बात करें तो जहां स्पीड ज्यादा है, जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, तो ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा है और नीचे वाले की स्पीड कम है, तो ऊपर वाले का प्रेशर P2, ऊपर वाले का प्रेशर P2 और नीचे वाले का प्रेशर P1 है, तो डेफिनेटली P1 ज्यादा होगा किससे, P2 से। P1 ज्यादा होगा क्योंकि जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, तो नीचे स्पीड कम है, उसका जो वो पंख है, उस पंख के नीचे एयर पार्टिकल्स की स्पीड है वो कम है, और ऊपर की तरफ स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर का प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस नीचे ज्यादा और ऊपर कम, तो ये किधर करेगा, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। बोलो बात समझ में आई? ये भी बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एयरफॉइल का ऊपर की तरफ उठना, ऊपर की तरफ लिफ्ट होना, किसी एरोप्लेन का ऊपर की तरफ लिफ्ट होना बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सारी सब अपन ने सीखा है, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हवा को चीरते हुए निकलता है, बहुत बहुत बढ़िया, चीरते हुए निकलता है भाई, बराबर आ रहा है, क्या बात है। यस बोलो, बातें समझ में आ रही है? यस अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और हम लोग एक वेंचुरी मीटर डिस्कस करने वाले हैं। वेंचुरी मीटर, ठीक है। वेंचुरी मीटर है वो एक डिवाइस है। वेंचुरी मीटर क्या है, एक डिवाइस है। देखिए जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके घर में ये वेंचुरी मीटर लगा हुआ होता है, ट्यूबवेल के अंदर जिनके ड्रिफ्ट सिस्टम वगैरह लगा हुआ होता है, उनके घर में ये वेंचुरी मीटर, उनके खेत में ये वेंचुरी मीटर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इसको वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। अब देखो, तो ये एक डिवाइस है, और ये डिवाइस करती क्या है, ये डिवाइस मेजर करती है। ये डिवाइस क्या करती है बेटा, ये डिवाइस मेजर करती है, मेजर करती है किसको, रेट ऑफ फ्लो को, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करती है। इस डिवाइस की हेल्प से हम लोग रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। और किसका रेट ऑफ फ्लो, फ्लूइड का, डेफिनेटली जो लिक्विड इसमें से फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। और कैसे मेजर करते हैं, कैसा होता है इसका शेप, तो ये लिख दें, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड। ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी द्रव का प्रवाह नापते हैं कि वो कितनी स्पीड से, वो पर सेकंड में कितने लीटर इसमें से पास हो रहा है, वो हम लोग इससे मेजर करते हैं। यानी उसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हैं, और पर लीटर पास होने वाला, पर सेकंड पास होने वाला वॉल्यूम भी हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो पर सेकंड जो उससे वॉल्यूम पास हो रहा है वो होता है क्यू, इसको क्यू बोलते हैं, दैट इज ए इंटू वी होता है। नेक्स्ट में बात कर लेंगे अपन। यस अब देखो, तो अब देखिए वेंचुरी ट्यूब कैसी होती है। तो वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर होता है वो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहां से ऐसे मोटा होता है, बीच में से ऐसे पतला होता है इस टाइप का, और फिर यहां से ऐसे मोटा होता है ऐसे। ये ट्यूबवेल पे लगा हुआ होता है कुछ दवाई वगैरह ऐड करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपको चलते हुए पानी के अंदर जो भी पानी आगे फुहारे में जा रहा है या ड्रिफ्ट में जा रहा है, उसके अंदर आपको दवाई ऐड करनी होती है। कितने लोगों ने ये चीज देख रखी है बेटा, बताइए, देखा कितने लोगों ने ये चीज देख रखी है? किन्होंने, किसी ने अगर ये ट्यूबवेल पे देख रखी हो तो वो बताए। देखिए यहाँ पे तो काफी लोगों की ट्यूबवेल ही नहीं है, चलो, लेकिन कई लोग बाहर से देख रहे हैं। यस अब देखो कैसे, मैं फिर ये भी बताऊंगा कि इससे दवाई कैसे ऐड करते हैं। अब देखो यहां पे हम लोग इसका फ्लो कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेंचुरी मीटर है वो फ्लो मेजर करने में यूज में ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ऐसे लिक्विड लेवल बनाते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट लेवल है, ऐसे कांच के मान लो लेवल है ये, सपोज दैट, इसको थोड़ा मिटाना है अपने को, देखिए। यस ये हमने यहाँ पे एक लेवल बनाया, और थोड़ा एक यहाँ से भी बना लेते हैं। यस
यहां पे भी हम लोग एक ट्रांसपेरेंट नली ऊपर लगाएंगे और इसमें से जैसे सपोज आपने लिक्विड फ्लो करवाया, इसमें से लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, सपोज दैट ऐसे, ठीक है। और ये फ्लो करता हुआ लिक्विड यहां पे ऐसे यहां तक ऊपर चढ़ गया और यहां पे फ्लो करता हुआ लिक्विड सपोज यहां तक ऊपर चढ़ गया। और ये मैं कहूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ये मैं कहूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो इस रेफरेंस लाइन से इसकी जो हाइट है वो h1 है, रेफरेंस लाइन से इसकी हाइट है वो h1 है, और इस रेफरेंस लाइन से इसकी जो हाइट है वो h2 है, ठीक है। और इनकी जो हाइट में जो डिफरेंस है, ये जैसे ये इनकी हाइट में डिफरेंस है, दैट इज h इज व्हाट, h1 माइनस h2, ये इनकी हाइट में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग वहां ऊपर सिर्फ डिफरेंस देख पाएंगे कि इनकी हाइट में इतना डिफरेंस, हम लोग अंदर तक मेजर नहीं कर पाएंगे, हमें डिफरेंस देखना है, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात और क्या देख सकते हो आप यहाँ पे, ध्यान दें इधर, यहाँ पे जैसे सपोज दैट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A1, और यहाँ वाले पाइप के सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A2, क्लियर है। और इसके अलावा मान लो यहाँ का जो प्रेशर है, इस जगह का जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, वो प्रेशर P1 है, और इस जगह का जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, वो प्रेशर P2 है, ठीक है। और इस जगह की जो स्पीड है, इसके जो फ्लो की स्पीड है वो सपोज, यस ये तो चेंज ही नहीं हुआ, चलो ये ले लेते हैं, देखो यस ये फ्लो की स्पीड V1 है और इस जगह की फ्लो की स्पीड दैट इज V2, क्लियर है। हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ बर्नौली, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यूज करते हैं और देखते हैं। देखो पहली बात, एक बार ये डायग्राम पूरी तरह से समझ में आया, ठीक है। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने बनाना है वो बना लें, जिन लोगों ने नहीं बनाया है, यस क्या हो रहा है, सर आवाज कभी धीरे कभी तेज आ रही है, तो ये धीरे तेज तो शायद मैं ऊपर नीचे देख रहा हूँ उससे भी हो सकता है ठीक है, चलो बाकी हाँ सही सही है, गड़बड़ है थोड़ा, एक मिनट मैं इसके सेल चेंज कर देता हूँ जल्दी, एक ही मिनट लूंगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई आवाज आ रही है क्या, एक बार बताना। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है क्या, एक बार बताना। ओके आ रही है, ठीक है, हो जाती टेक, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, कोई कितने देर तक ऐसे अपनी तरह थोड़ी है जो दिन भर पढ़ा लो ये कर लो, ये 4-5 घंटे चलते हैं बेचारे ये सब देखे। यस तो ये स्ट्रक्चर आप पूरी तरह से देख लिया। अब अपन यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ बर्नौली भी यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की इक्वेशन के हिसाब से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये इसके हिसाब से आ गया, ठीक है। और दूसरा हम लोगों को देखना है बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है बताओ,
P1 प्लस हाफ रो, रो नहीं, रो वन नहीं, रो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ठीक है। और इधर की तरफ इज इक्वल टू में P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, रो GH2। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने ये इक्वेशन कहां पे यूज की? पहली बात एक बात बताओ, बर्नौली इक्वेशन है ना, वो सिर्फ एक ही लिक्विड में लगती है, तो पहली बात दोनों इक्वेशन एक ही लिक्विड में लगेगी। अगर लिक्विड चेंज हुआ है, अगर उसका रो वगैरह चेंज हुआ है, अगर दूसरा लिक्विड आ गया, जैसे मान लो दो लिक्विड है, एक इधर है और दूसरा इधर है, तो डेफिनेटली वहां पे बर्नौली इक्वेशन नहीं लगेगी, एक लिक्विड में ही बर्नौली इक्वेशन लगेगी। और बर्नौली इक्वेशन पर्टिकुलर एक लिक्विड के अंदर पूरा का पूरा एक स्ट्रीम लाइन के अंदर लगेगी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हमने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगाई है इस जगह से इस जगह के बीच में, तो ये दोनों की दोनों जगह है वो सेम लेवल पर है, दोनों की दोनों जगह कहाँ है? सेम लेवल पर है। और अगर ये दोनों जगह सेम लेवल पर है तो डेफिनेटली रो GH1 और रो GH2 बराबर है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये रो GH1, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि H1 और H2 तो वो थे ऊपर वाले, नहीं बेटा, H1 और H2 तो वो अलग है, वो चीज अलग है। यहाँ पे ये जो H1 और H2 है वो इन कॉलम्स के अंदर लिक्विड की हाइट है, जबकि हम लोग जो बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं वो यहाँ की हाइट की बात करते हैं, इस जगह की, तो इसकी भी यहाँ से हाइट जो भी है वही इसकी यहाँ से हाइट है, तो H1 और H2 इक्वल है, तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब दूसरी बात, लिक्विड यहां पे फ्लो कर रहा है, ये वाला लिक्विड फ्लो थोड़ी कर रहा है, ये वाला लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है और ये वाला लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस जगह प्रेशर कितना होगा? तो इस जगह प्रेशर होगा रो GH। देखिए प्रेशर, लिक्विड कॉलम का प्रेशर, लिक्विड कॉलम का प्रेशर हो जाए रो GH, तो यहां का प्रेशर आप लिख सकते हो P1 इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको वापस जूम कर लेता हूं, इधर देखिए, यस 115% जूम कर लिया हमने, यस। अब देखिए, तो यहां पे P1 की जगह हम लिख सकते हैं, P1 की जगह लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो GH1 और ये हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये दोनों सेम हाइट पर है तो कैंसिल होगी। ये यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हाइट कितनी है? H2 है कॉलम के अंदर हाइट, तो रो GH2 कॉलम की हाइट है प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, क्लियर है। अब यहां से आप देखो क्या क्या कट रहा है, यहां से आप देख रहे हैं कि रो से रो कैंसिल हो रहा है, इधर भी 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 हो रहा है, ठीक है। और इधर देखिए, हम लोग V1 V2 में से कोई वैल्यू निकालेंगे तो V2 को इधर ले आओ, बाकी सारी चीजें उधर भेज दो, या इनको इधर ले आओ, उनको उधर भेज दो, कहीं जो मर्जी आपको जैसा करना हो वैसा कर लो। इसको मैंने उधर भेजा तो हाफ को कॉमन ले लेता हूं, हाफ कॉमन ले लिया और फाइनली हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इज इक्वल टू में देखिए ये मैं उधर लेके गया तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? G कॉमन आ जाएगा और अंदर रहेगा H1 माइनस H2, और ऊपर डायग्राम में देखो तो H1 माइनस H2 क्या है, ध्यान से देखें, इधर देखें डायग्राम में देखें, ये देखिए ये हाइट H1 है और ये हाइट H2 है, तो यहाँ H1 माइनस H2 दैट इज इक्वल टू H, ये वाली जो हाइट है दैट इज H1 माइनस H2 है, ठीक है, इट इज H1 माइनस H2, ये वाली हाइट है, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली H लिख सकता हूं, तो यहां से देखिए यहां से इसको लिख दिया मैंने, देखिए 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से ये हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2GH, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2GH। अब आपको यहां से मान लो V2 निकालना है या V1 निकालना, कुछ भी जो मर्जी हो वो निकाल लेना। सपोज मैं V2 निकाल रहा हूं तो मुझे V1 को इन टर्म्स ऑफ V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और V1 इन टर्म्स ऑफ V2 आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से मुझे V1 इन टर्म्स ऑफ V2 कैलकुलेट करना है, तो V1 इन टर्म्स ऑफ V2 क्या आएगा बताओ? V1 इन टर्म्स ऑफ V2, तो V1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, ये उधर जाएगा दैट इज इनटू V2, क्लियर है। ये वाली वैल्यू मैं वहां रखूंगा तो वहां से क्या आएगा? देखिए बहुत इजी सा है, आपको फाइनली फॉर्मूला याद रखना है, इधर देखें, तो यहां से ये हो जाएगा, और शिट बहुत परेशान किया आज तो लाइव में।
हाँ भाई, तब तक शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। सब लोगों का सब्सक्राइब तो है ना, नहीं तो देखिए क्लासों का नोटिफिकेशन सही टाइम पर नहीं आ रहा है। सर स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, स्क्रीन पे इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट चली गई है और 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वापस हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और बताओ, तुम लोग बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में तो रात को 12-12 बजे तक ऐसे ही चल रहा है। सर थोड़ा पीछे से बताना। पीछे से बेटा लाइट आने के बाद में बताऊंगा। देखो यस 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 यस, लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक शेयर एंड कमेंट, बहुत बढ़िया। नीट चल रही है। हाँ, नीट चलने देना, नींद मत चलने देना तुम लोग। लगे रहो बस जोरदार तरीके से। और कोचिंग में हो या प्रदीप जी के घर? प्रदीप जी के घर क्या करेंगे, कोचिंग में भाई। यस, हो गया अपना वापस ये सिस्टम ऑन। इधर देखें। यस, तो हम लोगों ने वहां से V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2 कैलकुलेट की थी, तो यहां से अपन उसको लिखें तो ये देखिए, ये तो हो गया आपका V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा V1 की जगह A2 अपॉन A1 इंटू V1, यहां सॉरी V2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। और H इज व्हाट, वो जो लिक्विड कॉलम था, उन लिक्विड कॉलम में जो लिक्विड का डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है, वो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां से जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए, यहां से V2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहां से V2 स्क्वायर को ले लो आप बाहर, और अंदर रहेगा 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2GH। और इस जगह इसको उधर भेज दो और यहां से V2 आपको निकालना है, तो V2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये A1 ऊपर जाएगा तो A1 स्क्वायर इंटू 2GH, और अपॉन में जाएगा A1 माइनस A2 स्क्वायर, तो अपॉन में जाएगा A1 माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो आपका V2 आ जाएगा, तो यहां से इसका ले लेते हैं अंडर रूट, तो देखिए यहां से V2 की जो वैल्यू, ये क्या हो रहा है भाई, यस, इधर देखें, यहां से V2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखिए यहां अंडर रूट लिया तो ये A1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा A1, और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा 2GH अपॉन A1 माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया V2। लेकिन आपको रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको बेटा, आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो देखिए, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ लिक्विड फ्लो या रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू होता है A इंटू V। अगर फर्स्ट पॉइंट पर है तो A1 V1 और सेकंड पॉइंट पर है तो A2 V2। तो अभी अपने पास V2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, A2 से। तो रेट ऑफ फ्लो विल बी Q इज इक्वल टू A2 V2। रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, A2 V2। क्लियर है? बोलो आवाज वगैरह सही आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, आवाज सही आ रही है क्या, एक बार बता देना। ऐसा नहीं हो कि हाँ ठीक आ रही है, ऐसा नहीं हो मैं यहाँ पे पढ़ा हूं और तुम्हें कुछ सुना ही नहीं दे। यस, अब देखें, अब यहां से इसको ऊपर उठाता है और यहां से V2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। V2 की वैल्यू कौन सी, V2 की वैल्यू A1 और ये पूरा, तो ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो फाइनली रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू, रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू A1 इंटू A2, क्योंकि A1 तो पहले ही बाहर था, A2 यहाँ पे, A1 इंटू A2 और अंडर रूट के अंदर 2GH, अंडर रूट के अंदर क्या है 2GH, और अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपका फाइनल रेट ऑफ फ्लो का आंसर आया। बोलो क्लियर है क्या, बोलो सारी बातें ठीक लग रही है क्या, ठीक है।
ठीक है, तो ये वेंचुरी ट्यूब से रेट ऑफ फ्लो का आंसर है। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताने वाला था कि भाई वेंचुरी ट्यूब से हम लोग कैसे दवाई ऐड करते हैं, कैसे हम लोग उसके अंदर जो खरपतवार वगैरह उनको मारना होता है, तो कैसे हम लोग इसके अंदर वो जो किसान है वो इसको यूज में लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से ये अपने को वहां पे कोई इसका फ्लो व्लो मेजर नहीं करना है, हमें कोई फ्लो व्लो मेजर नहीं करना है, तो हम लोग ऐसे ये अड़ंगा नहीं लगाते, फालतू की ये बातें नहीं लगाते। ये तो जब फ्लो मेजर करना होता है तब लगाते हैं। तो हमने यहाँ से इसको सीधा बंद कर दिया, इसको सीधा यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। और यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम लोग एक ऐसे पूरा एक नली कनेक्ट करते हैं और उस पाइप को इधर किसी बर्तन के अंदर लगा देते हैं, बाल्टी के अंदर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखना मजेदार बात, इधर से हम लोग इस पूरे ये पूरा का पूरा जो डिवाइस है कुछ भी नहीं है, ये दो साइड में मोटे पाइप होते हैं, बीच में पतला पाइप होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को इधर जो ट्यूबवेल से पाइप आ रहा है उस ट्यूबवेल के पाइप के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं यहां से। और इधर जो ये जो पाइप है इधर वाला, दोनों तरफ एक जैसा होता है, यहाँ पे मेरा थोड़ा ये मोटा दिख रहा है, ठीक है। इधर वाला जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग आगे जो पाइपलाइन में जा रहा है या फुहारे में जा रहा है उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब आप ध्यान देना, अब ये जैसे ही लिक्विड यहां से, जैसे ही पानी यहां से इसके अंदर एंटर करेगा तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। आपने देखा है ना कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन एवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग एवी क्या होता है, कांस्टेंट। ए इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वी इज व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर अपन वेलोसिटी की बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो यहां पे वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी है वो कम है। और इस जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो काफी कम है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी, इस जगह की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ की स्पीड ज्यादा है, यहाँ की स्पीड ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये देखिए हाइट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां सेम हाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे स्पीड काफी ज्यादा आपने बढ़ा दी, कैसे, क्योंकि इसको पतला करके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा करके आपने स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाते ही इस जगह का प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, और ये रियलिटी में इतना डिक्रीज हो जाता है कि जो बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उससे भी उसका प्रेशर कम हो गया। तो यहां से ये जो पानी है इसको उठाता है और इसे अंदर लेके जाता है। अरे बोलो, ट्यूबवेल से जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा, जहां बहुत ज्यादा पानी आता है, और इस डिवाइस की हेल्प से यहां का प्रेशर इतना डिक्रीज हो जाता है कि इस बाल्टी से पानी उठा करके ये अंदर ले लेता है, क्योंकि यहां पे प्रेशर कम है और यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो लिक्विड कहां फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हम क्या करते हैं, इस बाल्टी के अंदर दवाई वाई डाल करके उसको मिक्स करके घोल बना करके इसमें रख देते हैं और इस पाइप को इसके अंदर लगा देते हैं, तो ये धीरे 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 धीरे। अच्छा, हम लोग भी यहाँ पे भी इसका अगर मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज्यादा करने के लिए यहाँ एक वाल और रखते हैं, उस वाल से अगर जैसे उसको कसेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे, तो ये जल्दी से पानी को अंदर खींचेगा, और उस वाल की हेल्प से हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, तो ये धीरे धीरे। तो किस स्पीड से हमें ये पानी खाली करवाना है, कि हमें एक बाल्टी जो दवाई है वो कितनी देर के अंदर उस पाइपलाइन के अंदर भेजनी है, 1 घंटे में भेजनी है, आधे घंटे में भेजनी है, कैसे भेजनी है, वो हम लोग इस हेल्प से करते हैं। तो किसान इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज लेता है, लेकिन हमें तो ये नहीं, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम लोग इसको फ्लो मेजर करने में यूज करते हैं। बोलो क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हुआ, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो यहां का प्रेशर कम है, और बाल्टी के अंदर जो वाटर है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो यहां से लिक्विड का फ्लो इधर होगा, तो ये जो लिक्विड है वो कौन सा है, दवाई वाला लिक्विड है, तो ये दवाई यहां से इसके अंदर जाएगी, और ये जो यहां से जो ट्यूबवेल का पानी आ रहा है इस पानी के साथ मिक्स होगी, और मिक्स होकर के इधर जो आगे ड्रिप लगी हुई है, फुहारे लगे हुए हैं, उनके अंदर ये ऐड हो जाएगी, और ऐड होकर के पूरे के पूरे खेत के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर हम लोग हाथ से उसको मैनुअली अगर वहां पे छिड़के तो हो सकता है कहीं ज्यादा पड़ जाए, कहीं कम पड़ जाए, ठीक है। तो इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आजकल हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। मैं भी एक किसान हूं। जय किसान जय जवान। बोलो, बात समझ में आई क्या? यस, नेक्स्ट। तो एक तो ये फाइनल फॉर्मूला आप याद रखना,
किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है वेंचुरी ट्यूब के अंदर, लेकिन रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला A1 A2 √2GH, जहां H क्या है, जो लिक्विड कॉलम थे उनमें लेवल का डिफरेंस कितना था वो वाला, और A1 A2 दोनों जगह आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे आपको हमेशा बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस छोटा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया करना है, नहीं तो अगर मान लो यहाँ छोटा माइनस बड़ा कर दिया तो ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी और वो इमेजिनरी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ हमने पहले देखा था कि A1 बड़ा था और A2 छोटा था, क्लियर है। अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ई फ्लक्स वेलोसिटी। ई फ्लक्स वेलोसिटी, हिंदी में इसको कहेंगे बहिस्राव वेग। क्या कहेंगे हिंदी में? बहिस्राव वेग। क्या होता है ये? तो देखिए, जैसे आपने यहां पे एक कंटेनर लिया और इस वेसल के अंदर आपने लिक्विड भरा ऐसे, ठीक है, और यहां तक आपने सपोज लिक्विड भर रखा है, बस जुड़े रहें, 5-10 मिनट और लेंगे, क्वेश्चन सेशन कल की क्लास में लेंगे। काफी ज्यादा लाइट डिस्टर्ब कर रही है, कल की क्लास में क्वेश्चन सेशन लेंगे, ठीक है। तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी है उसको आज खत्म करके जाएंगे। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, वो भी उड़ गया क्या? हाँ उड़ा दिया यार इसने। चलो, ई फ्लक्स वेलोसिटी, ई फ्लक्स वेलोसिटी, बहिस्राव वेग। बहिस्राव वेग, देखिए है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छे से समझना है इसको। इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है अगर फ्लूइड डायनेमिक्स पे क्वेश्चन आता है तो। इधर देखो क्या चीज है ये, देखिए ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, कोई एक वेसल है और उसके अंदर मान लो लिक्विड भर रखा है। क्या भर रखा है? लिक्विड भर रखा है। सपोज मैंने यहां तक लिक्विड भर रखा है, ये सपोज अपन ने h हाइट तक इसके अंदर लिक्विड भर दिया, ठीक है। और ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वेसल का, दैट इज कैपिटल A, और यहां पे मैंने एक छोटा सा होल किया, यहां पे हमने एक छोटा सा होल किया इस जगह, और इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल a, ठीक है। तो डेफिनेटली इस होल से यहां पे ये पानी है वो बाहर आके गिरेगा ऐसे ऐसे, इस होल से लिक्विड है वो ऐसे बाहर आके गिरेगा इस तरह से ऐसे, ठीक है। आपने होल किया है यहां से, देखिए ये ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, होल आपने यहां पे किया वाटर के अपर लेवल से H लेवल डाउन, यहां पे आपने होल किया। तो आपको यहां पे ये जो वेलोसिटी है, किस स्पीड से ये बाहर आ रहा है, ये वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। इसी वेलोसिटी को हम लोग ई फ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं, या बहिस्राव वेग मतलब बाहर निकलने का वेग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कितनी इसकी वेलोसिटी होगी ये हम लोग डिस्कस, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोग हेल्प लेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन की और हम हेल्प लेंगे बर्नौली इक्वेशन की, तो दोनों की हेल्प लेनी जरूरी है। तो पहले ले लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ का लिक्विड v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और इस जगह का लिक्विड मान लो कैपिटल V वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, कैपिटल V वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे A1 V1 और यहाँ पे A2 V2 आपको बराबर करने हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से A1 कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल v, ठीक है। स्मॉल v अपना ई फ्लक्स वेलोसिटी है, तो स्मॉल v को हमें फाइंड करना है, इसको हमें लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, ये तो होगी आपकी
कंटिन्यूटी इक्वेशन। सेकंड हम लोग यूज करते हैं बर्नौली इक्वेशन। मैंने आपको बोला था कि बर्नौली इक्वेशन एक ही लिक्विड में आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन जिन दो पॉइंट्स पर आप बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं वो दोनों पॉइंट सेम लिक्विड में होने चाहिए। ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं, बाएं दाएं, रेस्ट में हो, लिक्विड फ्लो कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है बाकी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप बर्नौली इक्वेशन यूज कीजिए। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है पहले तो उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं और बर्नौली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो बर्नौली इक्वेशन है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, ये आपकी होगी बर्नौली इक्वेशन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो पॉइंट है ना, पहला ऊपर वाला पॉइंट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में, यानी एकदम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो यहां पे जो P हो जाएगा वो हो जाएगा P0 प्लस हाफ, लिक्विड की डेंसिटी रो है और उस जगह का जो V है वो कैपिटल V स्क्वायर हो जाएगा प्लस रो जी H1। बताओ यहां की जो हाइट है दिस इज कैपिटल H, क्योंकि इसको अपन ने स्मॉल h बोला तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल H। तो ये देखिए ये हाइट यहां से मेजर करनी है, यहां से आपने जिस पॉइंट से आप अप्लाई कर रहे हो, ये जैसे मान लो मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट से इसकी हाइट क्या होगी स्मॉल h। तो ये तो हो जाएगा आपका रो जी स्मॉल h दैट इज इक्वल टू P2। P2 इस जगह, भाई इस जगह भी ये वाला पॉइंट है वो बिल्कुल जस्ट यहां का पॉइंट, तो यहां का पॉइंट तो जस्ट आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ में है। तो यहां के पॉइंट पर भी आपका प्रेशर है वो P0 ही है, क्योंकि यहां पे भी एटमॉस्फेयर ही है, जहां से वाटर बाहर निकल रहा है, जहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है वहां पे भी तो बाहर क्या है एटमॉस्फेयर है। तो इस जगह भी ये जो हॉल है ना, इस हॉल के ऊपर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे P2 भी P0 होगा। P2 भी क्या होगा P0। समझने वाली बात थी यहाँ पे। आपने यहाँ से H हाइट नीचे आकर पे भी यहाँ पे प्रेशर P0 लिखा है, रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है। अब देखिए यहां से दिस इज P0 प्लस हाफ रो, यहां की वेलोसिटी स्मॉल v का स्क्वायर, और यहां की जो हाइट है इसी को जो रेफरेंस माना है तो यहाँ की हाइट को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो इस जगह की हाइट 0 है और उस जगह की हाइट यहां से ज्यादा कितनी थी h ज्यादा है, तो ये होगी आपकी इस जगह बर्नौली इक्वेशन। तो यहां ध्यान दें P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा। P0 से P0 कैंसिल होने के बाद में रो से रो कैंसिल हो रहा है, ये देखो रो से रो कैंसिल हो रहा है, और रो से रो कैंसिल हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल v। ठीक है, स्मॉल v ये यहां है, ये स्मॉल v है, इस जगह ये कैपिटल V है। तो एक सेकंड के लिए आप इसको पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कैपिटल V का स्क्वायर प्लस 2GH प्लस 2GH इज इक्वल टू स्मॉल v का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपको यहां से कैपिटल V को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल v लिखना है। इस इक्वेशन में कैपिटल V को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल v अगर मैं लिखना चाहूं तो कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इनटू स्मॉल v। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं तो देखिए क्या आएगा, बहुत ही एकदम बेसिक बातें ध्यान में रखना। देखिए क्या लिखा था मैंने, वहां पे लिखा था स्मॉल a अपॉन, वहां लिखा था मैंने स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इनटू स्मॉल v। ये है कैपिटल V की जगह तो कैपिटल V का स्क्वायर प्लस, क्यों, क्योंकि हमें ई फ्लक्स वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है, वो स्मॉल v है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्लस 2GH दैट इज इक्वल टू स्मॉल v का स्क्वायर। ये वाली चीजें उधर भेज देते हैं या फिर उसको इधर ले आते हैं। तो इसको अगर इधर ले आते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है आपका यस इसको उधर भेजें, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे a अपॉन कैपिटल A ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है, तो उसको उधर भेजेंगे तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो उसको उधर भेज दें। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू स्मॉल v स्क्वायर इंटू स्मॉल v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, और अब v स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो देखिए v स्क्वायर ले लिया बाहर, अंदर क्या रहा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल का A स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2GH के बराबर। और यहां से v की जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ 2GH, और दिस इज 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। यहां फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इज स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक अजप्शन लेंगे हम लोग, वो क्या लेंगे कि देखिए ये जो हॉल है ना दैट इज वेरी नैरो, ये बहुत ही पतला हॉल है, और बहुत पतला हॉल है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस
कैपिटल ए की तुलना में कुछ भी नहीं है, तो स्मॉल ए इज वेरी वेरी लेस देन, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि स्मॉल ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए। और अगर मान लो स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत छोटा है, स्मॉल ए अगर कैपिटल ए से बहुत छोटा है, तो ये स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो होगा। अगर यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्मॉल ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए अगर है, तो मैं कह सकता हूं कि इस जगह ये देखिए ए को अपॉन में ले आए, तो ए अपॉन कैपिटल ए दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 की तुलना में ये कुछ भी नहीं है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो माना जा सकता है। और अगर इसको जीरो मानते हैं तो आपकी वेलोसिटी v क्या आ जाएगी, आपकी देखिए आपकी वेलोसिटी यहाँ पे v आ जाएगी, ई फ्लक्स वेलोसिटी v आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। अरे ये तो फ्री फॉल वाला ही हो गया, बिल्कुल वैसा ही होता है, वैसा ही आंसर आता है। लेकिन इसके लिए आपने एक एजप्शन माना है, ये बात ध्यान रखना है, इसको मत भूलना कि अगर आपको कभी कभी ये डाटा दे दिया जाए कि वो जो स्मॉल हॉल है, उस स्मॉल हॉल का अगर एरिया बहुत ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, अगर स्मॉल हॉल का एरिया बड़े वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी तुलना में अगर नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर फॉर्मूला आपका ये वाला होगा। अदरवाइज फॉर्मूला आपका ये है, ये फॉर्मूला तभी है जब आप ये एजप्शन लेते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं है। बोलो बात समझ में आई। अब देखिए, अब यहां से कुछ मजेदार बातें और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ई फ्लक्स वेलोसिटी से कैसे क्या क्या मजेदार बातें डिस्कस करने वाले हैं, देखिए ध्यान दें। अब इधर देखो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन सर मोहम्मद हसन, वेरी गुड बेटा, लगे रहो डॉक्टर बनना, ठीक है, टॉप 100 दिखना चाहिए AIR, बहुत बढ़िया। इधर देखें, यस, जैसे यहां पे मान लो ये लिक्विड भरा हुआ है और यहां पे हमने एक होल किया, जो यहां से लिक्विड के अपर लेवल से H नीचे, तो डेफिनेटली यहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होगी वो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे A बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ होगा, और स्मॉल a बहुत छोटा है, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी, ई फ्लक्स स्पीड होगी, वो अंडर रूट 2gh होगी। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पे इसकी रेंज पूछी जा सकती है कि R कितना होगा, यहाँ पे आपको रेंज पूछी जा सकती है कि आर कितना होगा। दूसरा यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जैसे सपोज दैट ये आपका पूरा पूरा जो लिक्विड का जो हाइट है या लिक्विड का जो लेवल है वो H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो इस हॉल को कहाँ किया जाए, इस हॉल को यहाँ किया जाए, यहाँ किया जाए, बिल्कुल टॉप पे किया जाए कि मैक्सिमम रेंज मिले, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया। वहां पे हम लोग किसी एक पार्टिकल को ऐसे फेंकते थे, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत सारे हैं और वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टली ऐसे जाकर के ऐसे नीचे गिरने वाले हैं, तो वो एक पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो या बहुत सारे पार्टिकल्स का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, बात तो एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी पार्टिकल को अगर एच हाइट से, किसी भी पार्टिकल को अगर एच हाइट से ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे अगर फेंका जाता है, ऐसे यू स्पीड से ऐसे अगर फेंका जाता है, तो वो वर्टिकल तो बिल्कुल एकदम फ्री फॉल की तरह गिर रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास कोई इनिशियल स्पीड नहीं थी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही नीचे आ रहा है। तो इसको यहां से नीचे आने में जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम आपने सीधा सीधा आपको पता है अंडर रूट 2h अपॉन जी होता है, जहां h ग्राउंड से हाइट होती है, दैट इज अंडर रूट 2h अपॉन जी। और इतने टाइम के अंदर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड u से गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस स्पीड से गया, एक कांस्टेंट स्पीड u से गया, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस r इज इक्वल टू क्या u इंटू टी नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है u इंटू टी। तो यहां से u की वैल्यू इसमें रखें और t की वैल्यू ये वाली इसमें रखें, तो ये हो जाएगा u अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्या ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां पे भी इसकी यही होगी ना, तो यहां देखिए, यहां इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू, देखिए r इज इक्वल टू, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, u क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो ये वाली है ना आपके सामने, तो ठीक है। तो u की जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट 2gh, u की जगह क्या लिख दिया अंडर रूट 2gh इनटू 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 के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 2h अपॉन जी, तो अंडर रूट के अंदर, अच्छा ये जो h था ना, ये h क्या था, ये h था, देखिए यहां पे फिर से मैं आपको दिखा दूं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना जिंदगी के अंदर, ये h है ग्राउंड से, क्यों कूद रहा भाई तू, यस, ये h है ग्राउंड से हाइट, जहां से आपने हॉरिजॉन्टल,
आगे से तो बड़ा इन्वर्टर लाके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो इसको भी हैंडल कर सके। लाइट के भरोसे नहीं रहेंगे भाई, राजस्थान सरकार के भरोसे अपनी पढ़ाई थोड़ी हो सकती है यार, क्या बात करती है तुम लोग। आगे से ये सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सर थोड़ी स्पीड इंक्रीज करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात कर रहे हो। अभी तक तो सारे बच्चे बोल रहे थे स्पीड डिक्रीज करो, तब जाके मैंने पहले लेक्चर से तीसरे चौथे लेक्चर में आते 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 थोड़ा धीमा हुआ हूँ, ठीक है। यस बिल्कुल सुशील विश्नोई, आप शायद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही इंटरेस्टेड हो, तो जब जिस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा ना उस समय अपन बहुत फास्टली चलेंगे। तो अभी अपने कुछ बच्चे 11th वगैरह के भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाए, इसलिए अपन थोड़ा मॉडरेट स्पीड में चल रहे हैं, बट बहुत स्लो चल रहे हो। ठीक है भाई, बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस लेकिन ये सिर्फ फ्लूइड वाले टॉपिक में ही मैं इस स्पीड से चलने वाला हूं, बाकी किसी भी स्पीड टॉपिक के अंदर इस स्पीड से नहीं चलेंगे अपन। हाँ भाई यस, तो अपन बात कर रहे थे ये आधे अधूरे कैसे रख रहा है, आधे अधूरे कैसे मिटा रहा है, वो सारी चीजें मिटा दी इसने। यस कोई दिक्कत नहीं। यस तो हम लोग वहां बात कर रहे थे कि जो एच था ना वो एच हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड सरफेस से हाइट था, तो यहाँ पे सारी बातें कर लेते हैं। देखो इधर देखे, तो यहाँ मुझे रेंज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ रेंज इज इक्वल टू हो जाता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h अपॉन g, अभी अभी आपने देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी u की जगह ये ई फ्लक्स वेलोसिटी दैट इज अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh, और ये हो जाएगा आपका 2h ग्राउंड सरफेस से हाइट, तो ग्राउंड ये टोटल हाइट कैपिटल H है, यहां से ऊपर वाली हाइट स्मॉल h है, तो फिर यहां वाली हाइट क्या हो जाएगी भाई, यहां वाली हाइट क्या हो जाएगी, यहां वाली हाइट क्या कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी, वो वहां रख दूंगा, तो यहां पे इसको रख देंगे कैपिटल S माइनस स्मॉल h अपॉन में g, क्या क्या कटने वाला है देखो, g से g कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, ये 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से r का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू 2 बाहर आ गया 2, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। अब आपको कभी कभी पूछा जाता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए इसको क्या कर दो, h के रिस्पेक्ट में रेंज को डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको dr अपॉन dh को क्या कर दो, जीरो कर दो, और ये जीरो करोगे तो ये स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 2 आ जाएगा, स्मॉल h की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल H बाई 2, और ये स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H बाई 2 आप यहाँ पे रखोगे तो r मैक्सिमम कितना आएगा वो भी आप देख सकते हो, r मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 2 और अंडर रूट के अंदर h बाई 2 और ये क्या हो जाएगा h माइनस h बाई 2 दैट इज आल्सो h बाई 2, ठीक है, तो ये h बाई 2 इंटू h बाई 2 अंडर रूट के बाहर आएगा h बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, r मैक्सिमम किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, r मैक्सिमम किसके बराबर होगा, h के बराबर, ठीक है, यहां इसके इक्वल हो जाएगा r मैक्सिमम की वैल्यू h के बराबर, ठीक है, ये यहां से h बाई 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो एक बात यहां से आपको दिख गई होगी कि आप यहाँ ऑल भले कहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ नहीं सॉरी फर्क पड़ रहा है ना, h बाई 2 पे करना है, कहां पे करना है h बाई 2 पे करना है, बिल्कुल एकदम मिडिल में होल करना है, और मिडिल में होल करोगे तो वहां से जो ये बाहर निकलेगा फ्लूइड, वो फ्लूइड h तक जाके गिरेगा, मैक्सिमम हाइट h हो सकती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो h हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, अच्छा इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपने r का फॉर्मूला ये देखा, r में r इज इक्वल टू 2 स्मॉल h दैट इज ऊपर से हाइट है, और h माइनस h ये नीचे से हाइट है। अगर मैं मान लो यहां से इसका ऐसा डायग्राम बनाऊं, ऐसे देखिए ध्यान देना, देखिए ये एक मैंने होल यहां से यहां पे किया है, दूसरा होल मैंने यहां पे किया, ये ऊपर से h नीचे है और ये नीचे से h ऊपर है, यहां से फ्लूइड ऐसे गिरता है और यहां से फ्लूइड ऐसे गिरता है, क्या दोनों की रेंज सेम होगी, बिल्कुल दोनों की रेंज सेम होगी, कैसे, देखिए ये टोटल हाइट h है, ये टोटल हाइट कितनी है h है, तो इसमें ये हो गया h और ये कितना हो गया, ये हो गया h माइनस h, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए, तो ये दोनों वैल्यू आप यहां रखोगे तो ये हो जाएगा ऊपर से h और नीचे से h माइनस h, और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये यहां से h और ये ऊपर से कितना हो जाएगा, ये ऊपर से हो जाएगा h माइनस h, और ये दोनों वैल्यू अगर मैं वहां रखूंगा तो एक आगे है और दूसरा वाला पीछे है, लेकिन मल्टीप्लाई तो वही रहा, तो अगर आप ऊपर से नीचे h आओ या नीचे से ऊपर h जाकर के आप होल करते हो तो दोनों केस में आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम मिलता है,
क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ और बातें और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इससे। देखिए ये आपके पास ये वेसल है, यस ये आपके पास वेसल है, और इस वेसल में से जैसे सपोज यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, और इस वेसल में से यहाँ पे एक छोटा सा होल है जिस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसमें से ये लिक्विड ऐसे बाहर निकल रहा है, इसमें से ये लिक्विड ऐसे बाहर निकल रहा है, और ये वेसल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। वेसल कहां पे रखा हुआ है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, और इसका मास वगैरह कुछ भी है, जैसे कुछ भी पता नहीं क्या मास है। अब आपको ये पूछा जाता है जैसे यहां से इस ढक्कन को खोलते हैं तो ये किस एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाता है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बता सकते हैं क्या आप? बता सकते हैं क्या? ये यहां से h नीचे है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, ठीक है, क्या हम बता सकते हैं? ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। तो आपको पता है डेफिनेटली यहां से ऐसे फ्लूइड बाहर निकलेगा तो ऐसे पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगेगा, और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से ये पीछे की तरफ जाएगा, रिएक्शन फोर्स की वजह से कहां जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपसे पूछा जाए तो आपको पता है जैसे किसी भी हॉल से, किसी भी पाइप से अगर मान लो v स्पीड से, अगर मान लो रो डेंसिटी वाला, v स्पीड से रो डेंसिटी वाला कोई अगर लिक्विड बाहर निकलता है तो उसका पीछे की तरफ फोर्स कितना होता है? वो फोर्स F इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। रो जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी डेंसिटी होगी, ए क्या है? ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और v क्या है? v ई फ्लक्स वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये v देखिए ये हाइट पे डिपेंड करेगी कितना होगा। और अब आपको इसका एक्सेलरेशन पूछा है तो इसका एक्सेलरेशन, इसका मास वर्क जो भी आपको दिया हुआ होना चाहिए, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू F अपॉन m, ठीक है। और यहाँ पे m इसका कितना है, किस समय इसका एक्सेलरेशन पूछा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर है? क्योंकि जैसे अगर मान लो पहले मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, बाद में मास कम है तो एक्सेलरेशन उस हिसाब से इस बात इन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप v की वैल्यू ये रख सकते हो, m की वैल्यू ये रख सकते हो। तो ये एक तरह से इस पे फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से ये पूरा का पूरा वेसल है उधर की तरफ एक्सेलरेट हो सकता है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? हाँ, इसके अलावा एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, वो ये बन सकता है कि इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं, वो भी कर लेते हैं। इधर देखो, यस ये आपके पास वेसल है, और इस वेसल में h हाइट तक आपका फ्लूइड भरा हुआ है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे आप फाइनली आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट आप समझ लें कि कैसे इसको कैलकुलेट किया है। देखिए मैंने यहाँ पे h हाइट तक लिक्विड भरा है, कितने हाइट तक लिक्विड भरा है? h हाइट तक, ठीक है। और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल एकदम तली के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, एक होल किया, और इस होल से ये लिक्विड है वो बाहर आ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। इस हॉल का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, हॉल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? स्मॉल ए, ठीक है। और यहां से ये लिक्विड बाहर आ रहा है। आपसे पूछा है कि ये लिक्विड कितने टाइम बाद में, ये वेसल कितने टाइम बाद में खाली होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सपोज दैट ये नीचे आते आते मान लो इस समय ये लिक्विड की जो अपर लेयर है वो सपोज यहां पे आ गई, कहां तक आ गई? इस जगह आ गई। तो अभी इसकी जो हाइट है वो y है, अभी इसकी हाइट क्या है? y है। और अभी ये जो लिक्विड है वो यहां से ऐसे किसी कैपिटल v स्पीड से यहां से नीचे आ रहा है। इस समय जब ये इसकी लेयर y पर है, ठीक है, तो उस समय ये जो यहां से अपर लेयर है वो कैपिटल v स्पीड से नीचे आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर यहाँ पे लगाएं तो a इंटू कैपिटल v दैट इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू स्मॉल v। अब मुझे बताइए यहां से कितना ऊपर वाटर भरा हुआ है, यहां से कितना ऊपर लिक्विड भरा हुआ, y ऊपर लिक्विड भरा हुआ, तो ई फ्लक्स वेलोसिटी क्या होगी? तो यहां से लिख सकते हैं a इंटू कैपिटल V दैट इज इक्वल टू a अंडर रूट 2gh की जगह y, अंडर रूट 2gy, ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू। क्लियर? मतलब इसकी ई फ्लक्स वेलोसिटी की वैल्यू। अब यहां से कैपिटल V इज व्हाट? कैपिटल V इज इक्वल टू, ये कैपिटल A उस तरफ भेज दें तो a अपॉन a दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gy। बोलो क्लियर है? एंड कैपिटल V क्या है? कैपिटल V है यहां का वेलोसिटी, इस जगह का वेलोसिटी। तो मुझे बताइए ये जो वेलोसिटी है क्या उस वेलोसिटी से y कम हो रहा है? और अगर ये y के कम होने की रेट है तो क्या इसको मैं माइनस dy अपॉन dt बोल सकता हूं? बोलो यहां पे ये जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो यहां पे ध्यान रखने वाली है, ठीक है। क्या इस v को मैं माइनस dy अपॉन dt बोल सकता हूं? कि माइनस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये y के कम होने की रेट है, तो y इस रेट से कम हो रहा है, कैपिटल V से y कम हो रहा है, तो माइनस dy अपॉन dt दैट इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A अंडर रूट 2gy।
अंडर रूट 2g(y). अब इसको आगे इंटीग्रेट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम बाद में ये पूरी तरह से खाली होगा। तो जल्दी से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, पूरी तरह से खाली होने का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से खाली होने का मतलब है कि y की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, h, और y की फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। जब y 0 हो जाएगा तब बिल्कुल एकदम बॉटम पर आ जाएगा ये लिक्विड, और बॉटम पर आ जाएगा इसका मतलब वेसल है वो पूरी तरह से खाली हो गया। और टाइम t इक्वल टू 0 पर ये यहां से स्टार्ट हुआ था और t इक्वल टू t पर ये खत्म हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो टाइम का जो लिमिट है वो 0 से लेकर के t तक रखेंगे और y का लिमिट है वो कैपिटल H से लेकर के 0 तक रखेंगे। बोलो क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए माइनस डी वाई दैट इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए, इंटीग्रेशन करते समय सेम फैमिली एक साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और इधर भी आपका y है, तो अंडर रूट y को उधर भेज दो, अंडर रूट y को इस तरफ भेज दो, क्योंकि ये सेम फैमिली एक तरफ होना जरूरी है। तो अंडर रूट y इस तरफ आ गया। तो अब देखिए, अब इज इक्वल टू में क्या रहा, इज इक्वल टू में रहा स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, अंडर रूट के अंदर बच गया आपका 2g, और इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा टाइम दैट इज dt। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इस तरफ इंटीग्रेशन होता है y के रिस्पेक्ट में और इधर की तरफ इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो t इक्वल टू 0 पर शुरू हुआ था, t इक्वल टू t पर वेसल खाली हो गया, और जब शुरू हुआ था तब आपका y यहां से कितना ऊपर था, तब आपका y यहां से कैपिटल H ऊपर था, और जब ये खाली हो गया तो y कितना हो गया, 0 हो गया, खाली होते ही y कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग इसका देखिए अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अंडर रूट वाई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वाई है, तो 1 अपॉन अंडर रूट वाई दैट इज इक्वल टू वाई टू दी पावर -1/2, और किसी की पावर n होती है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, वो -1/2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, -1/2। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट वाई, और ये हो जाएगा -1/2 + 1 दैट इज 1/2, तो 2 कहां जाएगा ऊपर, दैट इज 2 अंडर रूट वाई। बोलो क्लियर है? 1 अपॉन अंडर रूट वाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 अंडर रूट वाई हो जाएगा। बोलो ठीक है? ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, और देखिए आगे माइनस है, और ये 2 अंडर रूट में वाई, 2 अंडर रूट के अंदर y, और ये लिमिट कहां से कहां तक है, y इज इक्वल टू 0 से लेकर के कैपिटल H तक, यहां तक 0 से लेकर के कैपिटल H तक, और इधर की तरफ a अपॉन कैपिटल A अंडर रूट के अंदर 2g, और ये t - 0। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो t - 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले रखते हैं h, तो ये हो जाएगा, माइनस आगे रहने दो, पहले रखते हैं h, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, नहीं सॉरी उल्टी लगा दी, लिमिट उल्टी लगा दी, ध्यान रखें, t इक्वल टू 0 पर y कितना था, t इक्वल टू 0 पर y h था, और t इक्वल टू t पर y 0 हो गया। देखिए y h से डिक्रीज होकर के 0 हुआ है, तो अपर लिमिट रखें, पहले अपर लिमिट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 2 अंडर रूट के अंदर h हो जाएगा। ठीक है, और उधर की तरफ ये हो जाएगा आपका a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू में a अपॉन कैपिटल A अंडर रूट में 2g, और ये हो जाएगा t। क्लियर है? और ये माइनस अंदर भेजोगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां से माइनस कैंसिल होने के बाद में आप देखोगे क्या आने वाला है, इधर देखिए, यस, ये सारी चीजें इधर भेज दें, इधर माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये रहेगा आपका क्या, ये रहेगा 2h, इधर देखें, ये रहेगा 2 अंडर रूट h, और उधर से ये इधर आएगा, तो उधर से ये इधर आएगा तो क्या आएगा, देखिए स्मॉल a अपॉन कैपिटल A अंडर रूट के अंदर 2g, और इधर रहेगा सिर्फ t। तो अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये देखिए अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 टाइम कटेगा, और स्मॉल कैपिटल A ऊपर जाएगा, स्मॉल a कहां रहेगा, नीचे रहेगा, तो t इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, और अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ये देखिए, ये रूट 2 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 2h अपॉन जी। अब ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है बेटा, फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, जहां कैपिटल A क्या है, कैपिटल A है वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल a क्या है, जो नैरो होल किया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, h क्या है, इनिशियल हाइट, और g क्या है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब दोबारा ऑन नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बोलो बातें समझ में आई? आपका फ्लूइड डायनेमिक पूरा हो गया है, थ्योरेटिकली फ्लूइड डायनेमिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए समझ में आया क्या?
बता दीजिए सब लोग, कैसा रहा अपना सेशन। फ्लूइड डायनेमिक हमने पूरा कर लिया, ठीक है। और जो बच्चे बाहर से नए जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि फ्लूइड में हम लोग थोड़ा धीमे चलेंगे, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आएंगे और उन क्वेश्चन आंसर में अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? फ्लूइड में धीमे चलने का रीजन भी है हमारा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग धीमे चल रहे हैं, हमारी थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो बाहर के बच्चों को नहीं पता क्या चीज है ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।